अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 42 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का। भाई जल्दी कर लो, ये क्या आप खड़े हो कैमरे के आगे? तुम टेस्ट में 2 क्वेश्चंस थे। पहला है दोस्त लिमिटेड। ये असल में आपकी किताब के अंदर मौजूद था, लेकिन मैंने नाम बदल दिया था। दस्तगीर लिमिटेड के नाम से है ये, ठीक है जी। तो बहरहाल अब तो जो होना था वो हो गया, इसको कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने पता नहीं क्या कहा था, हमने इसको दोस्त बनाया था, ठीक है जी। आपको इस टेस्ट हैं आज? टेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन करते करते टेस्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। तब तक आप बुक्स में ही ओपन कर लें। IS 16 का चैप्टर में पास पेपर्स में पता नहीं कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13। जी बुक्स का पेज नंबर 78 ओपन कर लें या टेस्ट ओपन कर लें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू, बस नाम बदला हुआ है, बाकी सब ऐसे ही है। DL रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम DL's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। आज थोड़ा सा इसको, जाहिर है OCI की तैयारियां भी हैं। दिल तो यही है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी करें हम इस टॉपिक, क्योंकि अब कंक्लूड कर चुके हैं, आपको पता है गवर्नमेंट ग्रांट भी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दिल तो यही है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शुरू करें, लेकिन रेक्टिफिकेशन का भी चैप्टर आई के अपने किताब में डाल दिया है FR 1 की, तो हो सकता है उसको भी पहले करने का सोचूं मैं। तो ये अब डिसाइड करेंगे हम जी। इंट्रो वाला ही है, करेक्शन ऑफ एरर वाला चैप्टर जो है वो आपका एज इट इज उसने यहाँ पे उठाकर रखा हुआ है। वही सवाल है जो आपने किए थे इंट्रो के अंदर, जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है। एक आसान चैप्टर ही होगा उनके लिए। अब डिपेंड करता है ये कि पहले इसको करता हूँ या पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शुरू करते हैं। अगर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शुरू करेंगे तो ये बात दोबारा होगी जो आज मैं बहरहाल OCI के बारे में थोड़ी सी समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो बहरहाल ये अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम क्या होती है ये आज थोड़ा सा सीख लेंगे, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है सोल्यूशन के ऊपर वो आपको इंशाल्लाह परेशान नहीं करेगा। यानी कि जो सोल्यूशन के अंदर OCI का इम्पैक्ट होगा क्वेश्चन 1 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 1 के अंदर है OCI का कॉन्सेप्ट, उसके नंबर आपके TA साहब नहीं काटेंगे। TA साहब ने सुन लिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन 1 के OCI को। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं 31 दिसंबर 19 के, और साथ कह रहा है कंपैरेटिव्स भी शो करो, मतलब 18 और 19 की इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। यहाँ पे किसी क्लास से पहले ओके। वह तो ये सवाल का सोल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन हम 1 बाय 1 कर लेते हैं, चीज़ें रिवाइज करते हैं, कोशिश करते हैं ज़रा क्विकली इसको कर लें। इंसान बन जाओ यार, तो उधर ही रखें ज़रा, मैं थोड़ा सा प्लानिंग कर लूँ। मुझे लाइनें कितनी छोड़नी है बस। हाँ मुझे पता है भाई, ये सवाल वहाँ पे है ही नहीं ना, ये मैंने पास पेपर के सोल्यूशन जो बनाए थे वहाँ से उठाया। आपके सोल्यूशन जब मिलेंगे उस पर नाम बदल दूंगा मैं, टेंशन ना लो। 2 2 4 ठीक है। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है, अलग अलग ही बनानी पड़ेगी, ज़रा डिटेल्ड है। वर्किंग उस तरफ कर लेते हैं ताकि ज़्यादा काम मिडल में ही रहे, ठीक है जी। ओके, तो बैलेंस शीट हम यहाँ पे करके बना लेंगे। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, दोस्त लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरा लिखना था आपने, तो एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है जी। और ये 2 साल के उसने कहे थे, 2018 और 19 और 2019, ठीक है जी। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम क्या होती है आज समझा देता हूँ इंशाल्लाह। और ये आज ही नहीं, ये बहरहाल 1 2 बार 3 बार फिर हमारी डिस्कशन में आएगी, लेकिन ये एक्चुअल में बनानी है आपने FR 2 में जाके। इसका कोई सवाल आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाने का सवाल आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना।
लेकिन मेरे लिए समझाना ज़रूरी है क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमारे सिलेबस में है और उसमें कुछ फिगर्स यहाँ से रूट होकर आती हैं। बहरहाल वो अज्यूम फिगर्स, अज्यूम्ड डाटा के साथ, यानी कि स्टार स्टार लगा के ना सारी कंप्रिहेंसिव इनकम में जो रेलेवेंट अमाउंट फिगर्स होंगी सिर्फ उनको मैं शो करके आपको सवालों में प्रेजेंट करके तैयार कर दूंगा इंशाल्लाह। FAR 2 में जाकर आप बाकायदा उसको बनाएंगे भी सही तो वही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी प्रैक्टिकली। ठीक है, बहरहाल होती क्या है ये बात आज कर लेते हैं। 2018 और 2019, ठीक है जी। अब कुछ वर्किंग्स, बल्कि वर्किंग्स जो हैं वो मैं सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ही जो मेरे पास मौजूद है वहाँ से देखता जाऊँगा। ज़ाहिर अब रीवैल्यूएशन की वर्किंग करनी है तो उसको क्या मैं यहाँ पे दोबारा करूँगा, वो वर्किंग हुई पड़ी है तो आपको उसके साथ आप शेयर करता जाऊँगा। हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में चीज़ों को पहुँचाना है, हो गया, यही रिक्वायरमेंट है। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स का मतलब तो यही है ना, यानी आज नोट शोट नहीं बनाना बल्कि बैलेंस शीट में डायरेक्ट ही चीज़ें दिखा देंगे। ठीक है जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ DL परचेज स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर 370 मिलियन ऑन यकम जुलाई 17, हमारे साल से पहले की बात है क्योंकि हमारे रेलेवेंट ईयर्स 18 और 19 है। ठीक है, कोई मसला नहीं। उसके बाद द व्हीकल्स हैव एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 30। अब यहीं पे कहीं दिया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो फिर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो इस रेजिडुअल वैल्यू को भी कंसीडर करना पड़ेगा व्हाइल डेप्रिशिएटिंग। ठीक है, फिर कहता है द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ व्हीकल एट 31 दिसंबर 18 एंड 19 वर 302 एंड 290 रिस्पेक्टिवली। देयर वाज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। नो चेंज का मतलब होता है कि ओरिजिनल लाइफ 10 साल ही है, आपको हर रिवैल्यूएशन पर रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब आगे नहीं पढ़ते, दूसरा एसेट अलग है। ये एक सिंपल रिवैल्यूएशन का सवाल था, इतना सा। ठीक है, और अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। कहता है DL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PPE है। कॉस्ट मॉडल कहता है नहीं, आगे सुनो, एक्सेप्ट फॉर स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स फॉर विच रिवैल्यूएशन मॉडल इज यूज। ठीक हो गया, अच्छा समझ आ गई जी, हमें समझ आ गई, यानी कि ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। ओके, नो इशू। फिर DL ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस। वो सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट की एंट्री ये करते हैं, तो हम भी करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, खामोश है तो नेट रिप्लेसमेंट मेथड ही है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, अच्छा सवाल में थी गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम एंड अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू इनकम ईच ईयर। अलग रखते हैं और इनकम बनाते हैं। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को रखते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी था इस सवाल में। ठीक है, तो ये हमारी जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो ये हम अडॉप्ट किए हुए हैं कि स्पेशलाइज्ड व्हीकल को हमने रखा हुआ है रिवैल्यूएशन मॉडल पे, बाकी सब कॉस्ट में, बाकी हमारे सामने है ही नहीं। ठीक है, फिर ग्रांट जो है उसको हम अलग रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाते हैं। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आई कोई सवाल में तो वो किस पे होती है, फेयर वैल्यू पे। ठीक हो गया जी। अब ये तो सिंपल था। यकम जुलाई 17 से इसकी वर्किंग शुरू करनी जरा मजबूरी है क्योंकि हमारा साल तो यकम जनवरी 18 से शुरू हो रहा है माना, लेकिन 18 और 19 के साल तक ये तो दोनों ही हैं, इससे पहले 6 महीने हैं तो उसकी वर्किंग तो करके लाना पड़नी थी। ठीक है, तो वही वर्किंग जो आज तक हमने की वही वर्किंग आपके सामने है। मैं इसको दोस्त लिमिटेड कर चुका हूँ, नीचे रह गया था, मैं ये भी कर दूँ। ठीक है जी, ये वर्किंग है जी आपके सामने। अल्लाह करे सामने सामने आ जाए। ठीक है भाई, नज़र आ रहा है भाई, ये नज़र आ रहा है इस वक्त, उम्मीद है नज़र आना चाहिए जी। यकम जुलाई 2017 पे हमने ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल खरीदा है। ये क्या है जी, व्हीकल है, वर्किंग वन किसकी करें जी, स्पेशलाइज्ड व्हीकल की। ओके, ये व्हीकल जो हमने खरीदा स्पेशलाइज्ड व्हीकल, ये 370 का खरीदा था, नज़र आ रहा है, 370 मिलियन। ठीक है, अब इसको डेप्रीशिएट करना है हमने 10 साल पे और 30 इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। क्लियर, ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है, तो पहला ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 17 पे, तो 370 माइनस 30 डिवाइड बाई 10 6/12 17 आ गई डेप्रीसिएशन। और ये बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 17 की। मैंने इसको
येलो कलर कर दिया स्पेशलाइज व्हीकल की, हर ट्रीटमेंट को येलो कलर किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन जाहिर है आपको तो कलर्ड फोटोकॉपी मिलनी नहीं है, इसलिए यहाँ से समझते हुए चलें, आसानी हो जाएगी, फिर घर पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। यहाँ से अब हमारा साल शुरू होता है, ठीक है ना। 16 खत्म 17 शुरू, सॉरी 17 खत्म 18 शुरू, और 18 और 19 ही हमारे साल हैं रेलेवेंट, ठीक हो गया। अब 31 दिसंबर 18 पर ये रिवैल्यू हो रहा है, रिवैल्यूड अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 18 वॉज 302 एंड 31 दिसंबर 19 वॉज 290। डन। अब पहले 31 दिसंबर 18 पे इसको लेकर आए, 34 की डेफिनेशन कैसे आई, 370 माइनस 30 डिवाइड बाय 10। एंड तक नजर आ रहा है सबको, ओके। नाउ बल्कि इस सॉल्यूशन को छुपा देते हैं, अब सही है, एक तो ये नज़र भी सही आएगा, ठीक है, और इसको हम वहाँ पे साथ साथ पोस्ट करते चले जाएंगे, ओके। अब भाई ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल की कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पर। ये वो वर्किंग है जो आप अब तो मेरे ख्याल में कोई 20 30 40 दफ़ा कर चुके होंगे इसको, ठीक है ना, कम अज़ कम। तो 6 महीने डेफिसिट किया 17 में, फिर पूरा साल डेफिसिट किया 18 के एंड पे आ गया, बुक वैल्यू है 390। इस दिन वो कह रहा है कि इसकी रीवैल्यूड अमाउंट है 302। सवाल में नजर आ रहा है, सबके पास क्वेश्चन पेपर है, देख लो, उसके ऊपर टिक कर लो। 31 दिसंबर 18 पर 302 है रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन पर पहले ही दिन हमें क्या आ गया, लॉस। अब रीवैल्यूएशन लॉस कहां जाया करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अच्छा, मैंने हेडिंग क्यों दी, थोड़ी देर में समझा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब क्या आ गया जी, हमें क्या आ गया भाई, रीवैल्यूएशन लॉस, किस पर, स्पेशलाइज्ड व्हीकल, स्पेशलाइज्ड व्हीकल। अगर आपने याद रखने के लिए ये लिख लिया हमने, कितने का लॉस आया भाई, 17 का, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब साल ये 18 का है, ऐसे ही है, और ये साल 18 का यहां पर रोका हुआ है हमने। तो 18 के एंड पे रीवैल्यूएशन लॉस तो आपने लिख लिया, 18 के साल की डेप्रिसिएशन भी तो इसी साल का एक्सपेंस है, तो 18 के साल की डेप्रिसिएशन 34 की, ये भी नजर आएगी यहां पर। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्पेशलाइज्ड व्हीकल का कितना है भाई, 34। 17 का नहीं लिखना था, 18 का, ठीक है। अच्छा सर, लॉस का ना रिवर्सल भी होता है, चलो वहीं पे स्लैश डाल दूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्पेशलाइज्ड, बल्कि अलग अलग ही रखते हैं, खुली डुली जगह है मेरे पास यहाँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल 34, ठीक है जी, और सही है। स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं, जो जो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। ये 17 भी गया और ये 34 भी गया। अब 31 दिसंबर 18 पर अगर शॉर्टकट की बात करें ना, जब ये वर्किंग कर रखी है, तो आपको स्पेशलाइज्ड व्हीकल में नजर आएगा बैलेंस शीट के पीपीई में 302, और रीवैल्यूएशन सरप्लस तो है नहीं, ये लॉस तो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में आपको नजर आएगा, हाँ, पीपीई में स्पेशलाइज्ड व्हीकल, तो मैं स्पेशलाइज्ड व्हीकल ही लिख दूं, पीपीई में ही होना है, ठीक है, सही है। तो स्पेशलाइज्ड व्हीकल, अब मुझे क्या पड़ी है, मैं ओपनिंग लिखूं फिर रिवैल्यूएशन करके दिखाऊं, फिर नहीं। 31 दिसंबर 18 पर हमने ये चीज़ कई बार प्रूफ की थी नोट बनाते हुए कि जो हमारी वर्किंग में 31 दिसंबर 18 पे फिगर आती है, यही नोट का भी क्लोजिंग होता है, और यही वो बुक वैल्यू है जो एसेट की बैलेंस शीट की फेस के ऊपर नजर आनी है, ठीक है ना। तो इस 302 को उठाओ और उठा के यहां पर लिख दो, ठीक है, समझ में आती है बात। आगे बढ़े, 19 की डेप्रिसिएशन आई कितनी, 32, एक बार लिख ली थी अंग्रेजी 32, ठीक हो गया। फिर 19 के एंड पे दोबारा रीवैल्यू हुआ, और रीवैल्यू होकर 20,000 का सरप्लस आया। एंट्री बनी इसकी एंट्री बनी, बोलो बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, एसेट यानी व्हीकल डेबिट कितने से, 20 से। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 क्रेडिट करेंगे और 15 भाई और 5, ठीक है। इधर देखो, ये जो बच गया था इधर फेंक दिया था, ऐसे ही करते थे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या किया था, ये क्या गेन रिकॉर्ड किया है, देखो ना,
प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट तो इनकम्स होती हैं ना, गेन्स इनकम। क्या ये हमने गेन रिकॉर्ड किया था? बचपन में बातें सारी की हुई हैं, बताओ क्या ये 15 का गेन रिकॉर्ड हुआ है? क्या था ये? यस, ये रिवर्सल था, रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस। ओके, तो दो तरीके हैं, या तो आप उसको एज एन इनकम रिवर्सल का अलग से आप वो लगा दो, क्या कहते हैं, लाइन आइटम बना दो, या आप चाहो तो यहीं स्लैश डाल दो और लिख दो रीवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है जो कि माइनस में नजर आएगा, ऐसा ही है, और रिवर्सल ऑफ प्रीवियस रीवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है। ठीक है, सही है, जो पॉजिटिव में होगा। ये आपने लिख दिया, अब इसी साल के अंदर ही आप यहां पर 15 लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझे हो? ये हमने गेन नहीं रिकॉर्ड किया जो पॉजिटिव नजर आ रहा है आपको, ये गेन नहीं है भाई। ठीक है, ये रिवर्सल है ऑफ अ प्रीवियसली बुक्ड। वैसे मैंने लाइन इसी के लिए छोड़ी थी कि नीचे लिख लें, अलग से लिखें या ये ज्यादा बेहतर है? अलग से लिखें, ये वैसे ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। कंपैरिजन आ गया ना, कंपैरिजन 17 का लॉस आया था, 2 से कम हो गया, अभी भी 15 पड़ा हुआ था। ठीक है ना, तो उस 15 को हमने रिवर्स कर लिया, इससे ऊपर नहीं जा सकते हम। ठीक है, अलग लाइन में करोगे तो ये लगेगा ये कोई गेन आ गया। ठीक है, तो फिर मैंने इसको ऊपर रखा दोबारा, डेप्शन एक्सपेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल। दिल था मेरा वैसे अलग करेंगे, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे सोल्यूशन में भी ऐसे ही किया हुआ मैंने, लेकिन सोच रहा था कि ये बेहतर लगेगा, बट ये ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा कंसाइज चीज़ें हैं, ज़्यादा समराइज्ड चीज़ें हैं, ज़्यादा फैलाने से तो चीज़ें परेशान ही करती हैं बंदे को। अच्छा, अब ये जो 5 है ना, ये 5 का सरप्लस हमने 1 2 3 देख ही लूँ कितनी लाइनें छोड़नी है, मैं तो प्लानिंग कर सकता हूँ ना। तीन है एसेट्स बस, अच्छा ओके, मसला ही कोई नहीं, 6 लाइनें छोड़ देते हैं फिर। देखें जी, ये हो गया हमारे पास एसेट्स की साइड। एसेट्स में पूरा सवाल पढ़ने के बाद कोई करंट एसेट सामने नहीं आया था, सिर्फ नॉन करंट ही हैं, और वो भी 3 हैं, लेकिन मैंने फिर भी 6 लाइनें छोड़ दी। ठीक है, कोई वर्किंग शर्किंग करनी पड़ जाती है। उसके बाद फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती हैं। क्या होती है जी? इक्विटी एंड लायबिलिटी में एक इक्विटी का पोर्शन पहले आता है और फिर लायबिलिटी का आता है। मैंने इक्विटी क्यों लिखा? कैपिटल था ही नहीं सवाल में। रीवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ नजर आता था? इक्विटी में। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद याद करो वो पहली क्लास, याद करो, रीवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ नजर आता था ना, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट भी तो करना था। ठीक है, तो इक्विटी के अंदर हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आएगा, किसका जी? स्पेशलाइज्ड व्हीकल का, और ये 31 दिसंबर 19 पे नजर आएगा। 31 दिसंबर 19 पे नजर आएगा, 18 पे तो कोई सरप्लस था ही नहीं। ठीक है, समझ गए? कितने सरप्लस हैं? 2 हैं, 1 है? 2 हैं, हाँ 2 हैं। ठीक है, डन हो गया। ठीक हो गया जी, फिर सही है। और व्हीकल 31 दिसंबर 19 पे कितने पे नजर आएगा? 200। देखो कितना आसान हो जाता है काम, 90। अच्छा सर, इतना भी आसान नहीं होता कि 290 को 209। अच्छा जी, अच्छा देखो भाई, आसानी है, सब कुछ सीखा हो ना। ठीक है, हम बेस से उठे थे, वर्किंग करते थे, फिर उससे नोट एक एक करके एक एसेट का कई साल का बनाना सीखा, फिर मुश्किल सवालों में आए, मल्टीपल क्वेश्चंस करते थे, और फिर हर दफ़ा ये देखते थे हम कि जब नोट बना के फारिग होते हैं तो जो क्लोजिंग पे बुक वैल्यू आती है वो हमारी वर्किंग क्लोजिंग से मैच कर रही होती है। और यही आपको बताया था कि जो बुक वैल्यूज का टोटल है वो बैलेंस शीट के फेस पे जाना है। अब एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं तो हम अलग अलग दिखा रहे हैं इसको, तो अलग अलग दिखाना है, तो फिर स्पेशलाइज्ड व्हीकल के वही क्लोजिंग ही नजर आना है ना सारी वर्किंग्स के बाद। तो हमने चुप करके उठाया ये वर्किंग कितने बच्चों को पता है कि होनी थी, कितने बच्चों ने सही कर ली थी। अब इस वर्किंग के क्लोजिंग्स को उठा के यहाँ पे लिखना कौन सा मसला था? ठीक है, बात समझ रहे हो? अच्छा, तो ये तो है हमारी सिचुएशन 31 दिसंबर 19 की। ठीक हो गया, मैं ऐसे ही 20 बना रहा हूं। ठीक है, ऐसे दिल कर रहा है मेरा, ये है नहीं रिक्वायर्ड, ये मैं वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम समझाने की तरफ चल रहा हूं इस वक्त। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर 20 का साल आता तो डेप्रिशिएट करते, और डेप्रिशिएट करते इस 290 को, और रिमेनिंग लाइफ देखो यहां पर रिमेनिंग लाइफ 31 दिसंबर 18 पर रिमेनिंग लाइफ निकाल चुके हो 8.5,
तो फिर 31 दिसंबर 19 तक एक और साल गुजर जाएगा। बोलो कितने रह गए? आज यकम जुलाई 17 से गिन लो, 31 सितंबर तक आधा साल, 18 और 19 तक 2.5 साल, तो 10 में से 2.5 गए तो बाकी 7.5 आता है यहाँ पर। ये रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, -30, सॉरी -30 करता और 5, असल तो ये सिखाना है, बाकी तो आपको डिवाइड बाय 7.5 जी 34 यार चलो 7 और यहाँ पे क्या 0.7, ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब इस 0.7 की जो एंट्री है, एंट्री रीवैल्यूएशन रिटेन्ड अर्निंग्स, ये है 31 दिसंबर 20 पर ये एंट्री होगी, जो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। तो मैं जरा अपने सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेजर बना रहा हूं। ये आधा ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा वाले बच्चों को परेशान तो नहीं करेगा? हाँ सर, ये कम से कम ब्लैक तो हो, ऐसे जरा रीवैल्यूएशन सरप्लस 31 दिसंबर 19 पर ये अराइज हो रहा है, ऐसे ही है। उससे पहले तो ये वजूद में ही था ना, ठीक है। तो 31 दिसंबर 19 वजूद में आया, एसेट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस, और मैं इसका तरीका आपको ये बताया था कि आप बस ऐसे लिख लिया करो, यहाँ पर आप सिर्फ एसेट लिख लिया करो, ठीक है ना, व्हीकल, ओके। ये 5 आ गया। अब ये 31 दिसंबर 19 पर क्लोज हो गया था, इसीलिए तो 31 दिसंबर 19 की बैलेंस शीट में ये 5 ही नजर आ रहा है और हमारा सवाल यहां पे खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं बात को। 20 का साल शुरू हुआ, यकम जनवरी, सबको ये नजर आ रहा है भाई, बस ये यहीं तक, कोई इतना लंबा चौड़ा काम यहाँ खत्म कर रहे हैं। यकम जनवरी 20 को ये 5 पड़ा है। अब आपने 31 दिसंबर 20 पर कुछ ट्रांसफर किया, कितना 0.7, एंट्री की रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। क्या डेबिट हुआ? रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या क्रेडिट हुआ? रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अच्छा, अब क्लोजिंग हो गया 4.3, और अगर आप 31 दिसंबर 20 की बैलेंस शीट बना रहे होते तो उसके अंदर यहां पर 4.3 आ जाता, ये मानते हो? ठीक है। अब ये थोड़ी सी साइंस समझनी है। एक है ये एंट्री, ठीक है, और एक है ये एंट्री। रीवैल्यूएशन सरप्लस इधर डेबिट हो रहा है, इधर क्रेडिट हो रहा है। इन दोनों में बज़ाहिर कोई फर्क आज तक हमने किया नहीं था, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा ही मेन फर्क है, और वो फर्क क्या है? जिस दिन ये सरप्लस अराइज होता है उस दिन इसको ओसीआई से रूट करा के इस सरप्लस के अकाउंट में लाना होता है, और फिर जब उसको ट्रांसफर करते हैं फिर दोबारा हम, क्योंकि वो फॉर द ईयर होता है ना ओसीआई, तो ठीक है। समझिए जरा, ये बात समझिए, मैं अज्यूम करता हूं सारा डाटा। असल में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बनाना सीखेंगे ना, तो वो चीज़ें ज़रा इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ, शेयर कैपिटल भी आएगा इंशाल्लाह हमारा, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, ये स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर सारे लेजर्स हैं, और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स करते थे, बड़े हो गए, हमने कहा नहीं, शेयर कैपिटल में ये नहीं होता, शेयर कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल होगा, घर से पैसे आए तो वो होंगे। रिटेन्ड अर्निंग में ओपनिंग प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग का लेजर बनाया था, मैं जरा ऐसे कर लेता हूँ, लेजर्स ही बना देता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या होता है जी? ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है जी, बोलो, और ड्राइंग्स जिसको आपने कहा था नहीं अब बड़े हो गए हैं, इसका नाम इंशाल्लाह कुछ अरसे में हो जाएगा डिविडेंड, तो डिविडेंड डेबिट होता था और क्लोजिंग आता था, ऐसे ही है। फिर आपने आगे बढ़े तो देखा कि रीवैल्यूएशन सरप्लस भी कोई बला है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में भी इसी तरह से ओपनिंग बैलेंस होता था, जो कि फिलहाल मैं अज्यूम करूंगा 0 है, ठीक है ना। 2019 की बात कर लेते हैं, बल्कि ये साल नहीं लिखते, 19 और 20 दोनों ही यहाँ बना लेंगे, वही वाला दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इसमें फिर सरप्लस या लॉस आता था और ट्रांसफर होता था और क्लोजिंग आता था, ठीक है ना। ये बात समझिएगा। इन्हीं को जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, स्टेटमेंट इन इक्विटी बन जाती है। चलो इसको छोड़ो भी, ये ऐसे आप परेशान होते इसको देखकर, ये लेजर तो बनाने आते हैं ना आपको। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है।
एक को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है जी? जिसमें हमने आज तक देखा था हमारी सेल्स आती हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स आती हैं, जीपी एड अदर इनकम। हाँ थोड़े बड़े हो गए आप। FR2 में जैसी बैलेंस इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मैं उसका फॉर्मेट बना रहा हूँ। बनानी तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन फॉर्मेट तो वो सामने आ जाए ना। तो ज़बानी मैंने बात की है आपसे वैसे एक दो बार ये कि अब ऐसे नहीं कि एक्सपेंस लिखना है और अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। उस दिन बात की थी जब नोट समझा रहा था। हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेस करेंगे और लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंस। हाँ कोई नहीं, तरतीब बदल भी सकती है, थोड़ी आगे पीछे हो जाए। फिर एडमिन एक्सपेंसेस, फिर ऑपरेटिंग ही है, इनको ऑपरेटिंग ही कहते हैं। इनको इकट्ठा कर दें तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, जो इन दोनों में ना जाएं वो इधर, बल्कि इसको एंड पे लिखते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट्स, जो बैंक को पैसे शैसे इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें, बैंक चार्जेस वगैरह, कमीशन वगैरह भी हो सकता है ना, तो फाइनेंस कॉस्ट आती हैं। और इन तीनों में जो ना जा सके वो अदर एक्सपेंस भाई, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल है, सेलिंग है, एडमिन है, फाइनेंस है। जो इन चार में ना जा सके, क्लासिफाई ना हो सके, वो अदर एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करते हैं टैक्स एक्सपेंस, सिलेबस में नहीं है, और हम पहुंच जाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सारे का सारा कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या कहलाता है जी? ये देखो फिगर्स लिख रहा हूं मैं, चेक करो कितना जबरदस्त प्रॉफिट एंड लॉस। अदर इनकम ऐड होगी, सेलिंग एक्सपेंसेस लेस होंगे, एडमिन एक्सपेंसेस लेस होंगे, फाइनेंस कॉस्ट लेस होगी, अदर एक्सपेंसेस लेस होंगे। हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, इसमें से टैक्स एक्सपेंस लेस होगा, और हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यार आज ना पता नहीं क्या मसला है मार्कर्स को, पता नहीं आप स्याही भर रहे हैं, वो स्याही ज्यादती कर रही है आपके साथ। आप उमैर को कहें वो भर के दे। लेट मी चेक दीज 3 मार्कर्स। फिलहाल बैठ जाओ, ये 3 और भी पड़े। अच्छा जी, ये बात समझ आई? थोड़ी बॉल स्विंग होगी, माजरत है, आप कहेंगे फॉर्मेट ही अच्छा नहीं बना, हमें मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही इस वजह से। ओके, अब थोड़ा बेहतर हो गया, ठीक है जी। ओके, अब देखो इधर, ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। बस इसमें किया क्या है? इंट्रो वाला ही प्रॉफिट एंड लॉस है। बस थोड़ा सा ना हमने कुछ रिस्ट्रिक्ट किया है अपने फॉर्मेट को, कि ये नहीं कि कॉस्ट ऑफ सेल की डिटेल अगर है तो वो फेस के ऊपर ही आए। ये मैंने आपको उस दिन भी समझाया था। अगर आपने इसकी डिटेल में ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करके दिखाना है, तो आप कहोगे यूजर को प्लीज गो एंड सी नोट नंबर लेट्स से 2, 1 सेल का होगा, उसमें रिटर्न माइनस की हुई होगी। ऐसे ही एडमिन की डिटेल है, मिसाल के तौर पे आप कहोगे यार जाओ जरा देख लो नोट नंबर 4, ऐसे ही 5 देख लो, 6, जो भी नंबर होगा, ठीक है ना। यहां पर हमने फेस पर IS 1 कहता है, जब FR2 में आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो IS 1 कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां है, ठीक है। बाल ये आंसर बीच में आंसर भी तो आ रहा है ना, ठीक है। यानी कि इससे ज्यादा कोई लाइन आइटम मुझे नहीं चाहिए फेस पे, ठीक है ना। तो इसलिए कोई नई चीज नहीं है, बस क्या किया है मैंने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फॉर्मेट को, कि ये नहीं कि यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल की डिटेल्स दे रहे हो आप, ये नहीं कि अदर इनकम की हेडिंग दो, नीचे 3-4 इनकम वहां पर फेस पे ही लिखो, और एक्सपेंसेस की हेडिंग दो, सारे जान के एक्सपेंसेस डाल दो। बस थोड़ा सा तरतीब बनाई है हमने, है ये वही प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसको प्रैक्टिकली बनाना सीखना, ये FR1 के सिलेबस में नहीं है, FR2 में आप बनाएंगे इंशाल्लाह जाके, ठीक है। अच्छा, अब इस हिस्से को अकाउंटेंट्स कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, और यूं भी कहते हैं इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहते हैं जी? इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वाला मामला यहां पे है, ठीक है जी। उसके बाद ये शुरू कहां से होता है? ये यहां सेल से शुरू होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक ये चलता आता है। बात समझ गए हो? इसको, इस हिस्से को क्या कहते हैं जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहते हैं जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये स्टेटमेंट अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो मैंने वैसे ही एक आर्टिफिशियल सा डिब्बा बना दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद अकाउंटेंट्स कहते हैं इसमें रखना अपने रियलाइज्ड प्रॉफिट्स, ठीक है। और अगर कोई अनरियलाइज्ड हो तो भाई फॉर द ईयर जो राइज होते हैं दिखाने तो है ना यूजर को, ठीक है। तो उनको कहां रखा करोगे? उनको रखा करोगे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। मैंने OCI लिखा, तकलीफ तो कोई नहीं हो रही। हाँ, आपने मुकम्मल लिखना ना, आपको तकलीफ खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ देखोगे पूरा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, मैं बोल रहा हूँ, और तेज जिन्होंने की हुई वीडियो स्लो कर लें प्लीज। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम पूरा लिखेंगे, फिर उसके नीचे बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और वही पुराने वाला पैट तक, बस टैक्स नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन कोई नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स माइनस हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, कोई नहीं मसला। आपने कौन सा बनानी है? ये
ठीक है ना, आपने तो नहीं बनानी है, आपने FR 2 में जाके बनानी है, वहां पे आप ये बनाएंगे भी सही, प्रॉफिट टैक्स वगैरह सब कुछ निकालना भी आ जाएगा। ओके, अब उससे अगली हेडिंग है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हमारे FR 1 के लेवल पे सिर्फ एक ही चीज है जो यहाँ पे नजर आती है, हाँ हाँ एक ही फिलहाल, कोई आगे बता दूंगा फिर नहीं, एक और ऐड कर लो, लेकिन मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस वाहिद चीज है जो आपका OCI का आइटम है, ठीक है। बाकी नहीं, फेयर वैल्यू गेन लॉस जो है ना, जो फेयर वैल्यू गेन लॉस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाते हैं, यही तो फर्क है, यही तो फर्क बता रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस ये है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऊपर रियलाइज प्रॉफिट्स इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, इसको अकाउंटेंट कहते हैं आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन प्रेजेंट कर रहे हैं ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कहेंगे यार ये अभी रियलाइज नहीं है, लेकिन ये हमने ये सब हमने बुक किया, ठीक है ना। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में फिलहाल आपके सिलेबस में है सिर्फ ब्लैक ही कर देते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस, पूरी साइंस समझना आप, ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, और आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। बेटा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं ना, लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है ये क्या है जी, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, ये ब्लू इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। और जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में रियलाइज गए थे तो वो रियलाइज ही समझा जाता है। मैंने यही कहा था उस वक्त कि ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसकी नेचर ही ऐसी है, PPE को हमने नियत किया होता है इस्तेमाल करेंगे अगले 50 साल इस एसेट को और फायदा लेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ऐसी कोई नियत नहीं होती, इसलिए PPE वाले अनरियलाइज्ड गेन को हम OCI में रखते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में स्टैंडर्ड ने क्या, उसने बताया भी था यार, जो पढ़ा रहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि यार इसकी नेचर ऐसे ही है, आज गाहक लगा तो आज बेच, तो इसको रियलाइज ही समझो, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया करो, इसको OCI में या उसको जो है ना वो सरप्लस इसका अलग से नहीं रखना, या अनरियलाइज नहीं, इसको रियलाइज ही समझो, ये बात की थी। इसलिए हमने कहा था कि टेक द गेन और लॉस ऑन फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली, तो कहीं और लेकर नहीं गए थे हम, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर गए, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ओके। पर देखो ये है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो कि आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही आइटम है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये बस रिवैल्यूएशन सरप्लस है। ये आप जब FR 2 में जाएंगे तो वहां जाकर इंशाल्लाह कुछ और चीजें आएंगी, ये OCI से रूट हुआ करेंगी, तो तब की तब देखना, ओके। ये क्या है जी, ये लिखा हुआ, वैसे मैं फिर भी मैं यहां पे साइड पे लिख रहा हूं, ये क्या है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि यहां से शुरू होकर यहां तक आ रहा है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप समझो बात, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी होती है भाई, ठीक है। अच्छा, अब एक थोड़ा सा मसला है, जगह उधर कम है तो इधर भी कर लेते हैं दोबारा इसको, कोई वजह होगी, मैं कुछ आपको जाहिर है एक चीज़ कॉन्सेप्ट देने लगा हूं तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी मेरी, देखो ना कितनी फिगर्स लिखनी पड़ रही हैं मुझे। हाँ सर, एक क्रॉस से भी काम चल जाता, हाँ यार मैं भी अब यही सोच रहा हूँ, एक से भी काम चल जाना था, ठीक है। अब इसको इधर लाने की जरूरत नहीं है, समझ तो गए हो ना, एक ही बात है, ओके। ये ना कहो नीले लाइन में उठा के बाहर लाएं, ओके। नाउ इसको मैं बनाता हूं अपना सवाल, ये है 19 और ये है 20, जो कि मैंने नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट थी और मैंने जबरदस्ती बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि इतनी बात अगर करके छोड़ दो इतनी सवाल के अंदर है तो फिर आप चुप कर जाओगे, मान तो जाओगे, आप अच्छे बच्चे हो, यार चलो आप उस्ताद कह रहा है तो यार ठीक है, लेकिन वो चस नहीं आएगी, चस समझते हो, चस है, ओके, हाँ जी, मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जरा थोड़ी सी बात मैंने आगे बढ़ा ली। अब बड़े ध्यान से, गौर से, इत्मीनान से इस बात को समझो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं एक सवाल करा दूं, ये आगे भी तो काम ही आना है हमारे टॉपिक में, ठीक है ना, एक दो बार और भी, तो यहाँ की हुई डिस्कशन दोबारा पे इतनी तफसील से नहीं होगी, फिर बस मैं कहूँगा हाँ वो याद है ना, ऐसे वो ऐसे हो जाना फिर, ठीक है। तो पूरे ध्यान से सुनो, ये क्या है, ऐसे, ये क्या है, सारे का सारा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें है प्रॉफिट एंड लॉस जो पैट तक है, और उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कुछ आइटम्स आते हैं, ठीक है। और नीचे जो एंड पे आती है ना फिगर, उसको कहा जाता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या होती है जी, टोटल TCI, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो होती है वो मजमुआ होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, हाँ ठीक है ना, सही है। चल, लेकिन मैंने तो ये फिगर जो है ना इस्तेमाल ही नहीं करनी, वैसे तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, आज क्रॉसेज हैं, बस एक चीज सिर्फ लेनी है हमने, लेकर जानी है। अच्छा आप देखना बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, बड़े इत्मीनान से, 19 का साल है, क्या है जी, लेजर भी मजे की नहीं बने हुए, लेजर भी दोबारा बनाते हैं, मिटा दो सारा कुछ, ठीक है।
ओके, अब 18 में तो ऐसी कोई चीज थी नहीं, सरप्लस पहली बार कब आया है? 19 में, ठीक है। तो मैं यकम जनवरी 19 पे क्लोजिंग जीरो लिख सकता हूं, इजाजत है? नो, कहता है ब्रॉट डाउन जीरो। अब 31 दिसंबर 19 पर 5 रुपए का सरप्लस अरोज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो 31 दिसंबर 19 पर आपने एंट्री पास की, रीवैल्यूएशन एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, सिर्फ समझो 5 ही था, दूसरी को छोड़ो, ठीक है ना। 5 का सरप्लस राइज हुआ, आपने एसेट को किया डेबिट, सरप्लस को किया क्रेडिट। अब ये जो सरप्लस को क्रेडिट किया है ना, पहली बार जिस साल में ये अरोज हो रहा है, वो सरप्लस को क्रेडिट करना ऐसे ना हो कि आप डायरेक्ट इस अकाउंट में फेंक दो। आपने उसको जस्ट क्या करना है, आपने उसको यहां पे शो करना है 5, ठीक है, और यहां से इसको उठाकर ले आना है यहां पर। क्या लिखूं? एसेट लिख दूं, ठीक है जी। क्या आया था? रिवैल्यूएशन सरप्लस जो आया है, ठीक है, 5। डन जी, क्या समझे हो? इसको हमने जब अरोज हुआ, ये ऐसे ही है जैसे यहां पे प्रॉफिट आता है, तो इस प्रॉफिट को कहां लेकर जाते हैं? कैपिटल नहीं है, बड़े हो गए हम, रिटेन अर्निंग में लेकर जाते हैं भाई। रिटेन अर्निंग होती हैं, और ये जो प्रॉफिट की फिगर आती है इधर से गुजारनी पड़ेगी भाई। ओहो सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐसे ही है। ओके, एक और काम करें, और लॉजिकल करते हैं इसको, क्योंकि स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर तो हमारे कॉलम्स बने होते हैं ना तरतीब से, वहां पे तो आसानी से समझ जाओगे। ऊपर वाला दिल तो कर रहा है मिटा दूं। आप बाब कम बड़ा मच्छर गया भाई, कम वध गया, गल वध गई है। कौन उतारिया? ऊपर रिटेन अर्निंग्स रखते हैं, नीचे रिवैल्यूएशन सरप्लस रखते हैं, ताकि बिल्कुल आपको ना ये एक नक्शा बन जाए आज। रिटेन अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस, स्पेशलाइज्ड व्हीकल। यकम जनवरी 19 पर कितनी है भाई? जीरो नहीं कह सकते, पता नहीं कितनी है। हाँ, इसके बारे में जीरो कह सकता था, एंड नहीं हर चीज जीरो। ओके, उसके बाद ये यकम जनवरी 19 पर जीरो था, ठीक है। सबकी तवज्जो होनी चाहिए यहां पे, ठीक है। अब इस साल का प्रॉफिट आया ये, ठीक है। ये प्रॉफिट को हमने उठाया और रिटेन्ड अर्निंग्स में जाकर पार्क कर दिया। ऐसे ही करते थे, यही सिखाया था, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। ऐसे ही इस साल में सरप्लस अराइज हुआ, कितना? इसको हमने यहां से उठाया, ठीक है, यहां से थोड़ा रास्ता बनाओ, और ना 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 ना, ना ऐसे कैसे, इधर जाकर इसको पार्क कर दिया। ओके, ये क्या है जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ, ऐसे डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर। ओके, शो किया फेस पे, फिर यहां पे प्रेजेंट कर दिया। क्लियर? उधर क्या बेटा, इधर देखें, सही है। अब ईयर हो गया क्लोज हो गया ईयर, ठीक है। इस साल में कितना ट्रांसफर हुआ रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में? कुछ ट्रांसफर नहीं ना हुआ, ठीक है। तो यहां पर कोई डिविडेंड आया होगा और कहानी खत्म हो गई होगी। 31 दिसंबर 19 पर क्लोजिंग बैलेंस यहां पर, जो कि बैलेंस शीट में आपको पता है इक्विटी में नजर आ रहा होता है ना। ये इक्विटी में क्या कुछ होता है? इक्विटी में शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो शेयर कैपिटल पता नहीं कितना है, रिटेन्ड अर्निंग्स ये पता नहीं कितनी है, यहां पे आनी थी, और उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस भी नजर आ रहा है 31 दिसंबर 19 पर, और ये पता नहीं ये आपको पता है, क्योंकि कुछ ट्रांसफर ही नहीं हुआ। अब कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है? और कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है? अच्छा, अभी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अंकल, इक्विटी की पोजीशन होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर। हाँ जी, चाचू है ये, अंकल नहीं है, चाचूज हैं, सरदान कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है, चाचूज इधर देखें, अगर आप यही बात सुनते हैं तो। यहां पर इक्विटी में शेयर कैपिटल आएगा, सिखाया था आपको जिस दिन रिवैल्यूएशन शुरू की थी, पता नहीं है ना, ठीक है। और यहां पर रिटेन अर्निंग्स आएंगी, पता नहीं कितनी है, ये पोजीशनिंग बता दिया आपको। तो ये बताया आपको शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ऐसे आता है, ठीक है ना। अब ये मैं 19 की बात कर रहा हूं इस वक्त, 19 की, 18 की नहीं, 19 की। 19 के साल में ये वाला रिटेन्ड अर्निंग्स नजर आ रहा है, देखो ये फिगर नहीं है ना, सवाल नहीं है, मैं तो बना रहा हूं खुद से कोशिश करके। ओके, उसके बाद ये वाला रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा है आपको, ये समझिए बात।
तो क्या किया हमने, जो फॉर द ईयर प्रॉफिट था उसको उठाकर रखा रिटेन्ड अर्निंग्स में, और जो फॉर द ईयर अरोज हुआ था रिवेल सरप्लस उसको रिवेल सरप्लस में शो कर दिया। अब इस साल में कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, यही क्लोजिंग में पड़ा होगा। ठीक हो गया। अब अगला साल मैंने जबरदस्ती शुरू किया, ठीक है। अगले साल में शेयर कैपिटल इतना आ रहा है, ये देखो इतना। रिटेन्ड अर्निंग्स अगले साल में यकम जनवरी 20 पर ब्रॉड डाउन हुई, देखो 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 कितनी, ये ठीक है। फिर 20 का प्रॉफिट आया होगा, ये देखो कितना, इतना, ठीक है। कुछ डिविडेंड भी होगा, मैं कब कह रहा हूं नहीं होता, डिविडेंड भी होगा, ठीक है। और अब सबकी तवज्जो, यकम जनवरी 20 पर ब्रॉड डाउन 5 है, समझ रहे हो बात को। अब सबकी तवज्जो, अब सीखने का मौका पाया। पहले सिर्फ ग्राउंड तैयार हो रहा था, पहले सिर्फ क्या हो रहा था, ग्राउंड तैयार। इधर देखो, मैंने पहली एंट्री में लिखा एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट इन ओसीआई, दूसरी एंट्री में मैंने सरप्लस के साथ इन ओसीआई नहीं लिखा। क्या मतलब, ये जो ट्रांसफर की एंट्री होगी ये विद इन इक्विटी होगी, इसको प्रेजेंट नहीं करना फेस पे। वैसे भी साल गुजर गया, जब स्टेटमेंट चेन इक्विटी हम बनाएंगे ना, उसमें आपको नजर आएगा कि जब अरोज होता है सिर्फ वो ओसीआई से रूट होकर आ जाता है इस कॉलम में, उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री स्टेटमेंट चेन इक्विटी के अंदर ये एक कॉलम से माइनस होकर दूसरे में प्लस होती नजर आएगी आपको। अभी देखो क्या हो रहा है, 0.7 रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। यहां पे क्या लिखा आपने, रीवैल्यूएशन सरप्लस, यहां पे क्या लिखा आपने, रिटेन्ड अर्निंग्स। उधर क्या आ गया, कुछ नहीं। इधर देखो, नथिंग विल अपीयर हेयर, क्यों, इस साल में कोई सरप्लस अरोज नहीं हुआ, ठीक है। हां, अब जब तक खत्म ना हो यहां पे करते रहो एंट्रीज। ये 31 दिसंबर 19 पर, ठीक हो गया। और 31 दिसंबर सॉरी 20 ऐसे 20 यही से लिखो, ठीक है। तो 31 दिसंबर 20 पर क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, 4.3। ये 4.3 है जो आपकी बैलेंस शीट में नजर, रिटेन अर्निंग कौन सी नजर आएंगी, ओहो हो रिटेन अर्निंग्स 31 दिसंबर 2020 पर, देखो 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 कितना, ये वाली जिसमें ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड होगा, ये 0.7 ऐड होगा, इतना डिविडेंड माइनस होगा, और ये क्लोजिंग आएगा नजर, ये नजर आ रहा है, ये क्लोजिंग, ओके, समझ रहे हो। ऐसे ही ये रिवेल सरप्लस का क्लोजिंग 4.3 आपको नजर आएगा केवल। तो इसका मतलब था दोनों एंट्रीज में फर्क जो मैंने बताया था, देखो दोनों एंट्रीज में फर्क क्या बताया था। जब अरोज हुआ पहली बार तो मैंने क्या लिखा, रिवेल सरप्लस इन ओसीआई। जब आ जाए पहली बार, जिस साल में आए उस साल में शो तो करो, तो रिवेल सरप्लस इन ओसीआई वहां से प्रेजेंट करके ले आए रिवेल सरप्लस के अकाउंट में, जस्ट प्रेजेंटेशन थी, रूट करवाया, जैसे प्रॉफिट निकल के आ जाता है रिटेन अर्निंग में, ठीक है। उसके बाद जब इसकी ट्रांसफर की एंट्री आई, देयर इज नो इन ओसीआई लिखा हुआ, यहां ओसीआई में नहीं लेके जाना, बस वहीं सरप्लस, ये विद इन इक्विटी, विद इन इक्विटी, इसमें से माइनस हुआ इसमें ऐड हुआ, देख लो, इसमें से माइनस हुआ इसमें ऐड, विद इन इक्विटी, उधर नहीं जाना, इनकम स्टेटमेंट वाली साइड पे जाना ही नहीं, समझो बात, ठीक है। फिर दोबारा सुनो, ये दो चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस उठा करेगा, रिटेन अर्निंग में आएगा, रिवेल सरप्लस उठा करेगा, ये अपने रिजर्व में आएगा, फॉर द ईयर आया, प्रेजेंट कर दिया हमने, सही है, सही है। yes, उसके बाद ये लाइन कंफ्यूज कर रही है, कहा भी था मिटवा लो, अब सही है। ओके, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट आया कहां गया वो, ठीक है। अगले साल भी ऐसा ही होगा, ये प्रॉफिट कहां जाएगा, ठीक है। यहां से 5 आया इवन सरप्लस में, अगले साल कुछ भी नहीं है जो वहां से उठ के यहां पे दोबारा आए, बस वो पड़ा है, उसने सिर्फ ट्रांसफर होना है, ठीक है। तो वो ट्रांसफर की एंट्री हमें नजर आ गई। बहरहाल ये सारी डिस्कशन का मतलब ये था कि जो आपको इस साल में 5 का सरप्लस आया है, जो इस साल में आपको क्या आया है, 5 का सरप्लस, ये सरप्लस माना के क्लोजिंग में 5 है, बैलेंस शीट आपकी यहां पे बन जाती है, माना मैंने, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स नहीं मांगे थे, उसने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे, तो इस 5 को यहां पे भी प्रेजेंट करना था और वहां पे भी इसने नजर आना था। ये थोड़ी सी बात समझाने के लिए मुझे तो पौना घंटा लग गया, ठीक है जी। क्वेश्चन, बेटा ये एंट्री नहीं करते हम, पहले तो ये बताओ, करते हैं ना, तो ये पहले समझी बात, फिर कैसे समझने की जरूरत पड़गी तुम्हें। मैंने कहा था इसकी कई वजूहत हैं, एक लॉजिक ये भी है, इतना एसेट हम इस्तेमाल कर चुके, समझो इतना सरप्लस रियलाइज हो गया, तो अनरियलाइज से निकाल के रियलाइज में डालते थे, ये एंट्री हम हमेशा से करते आए जी। तो हाँ बिल्कुल देंगे, हम कहेंगे इतना फायदा हमने ले लिया, इतना एसेट इस्तेमाल होकर प्रॉफिट में उसका फायदा पहुंच चुका है, तो उतना हमने रियलाइज भी किया था, यार ये एंट्री तो पहली बार नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ ये यूं समझो कि इतना रियलाइज हो गया ना, हम इस दिन खड़े थे 5 का सरप्लस, सारे का सारा अनरियलाइज था, 1 साल इस्तेमाल हो गया ऐसे, तो 1 साल का सरप्लस रियलाइज कर लो, ठीक है। ये भी एक लॉजिक दी थी स्टार्ट में, असल ये कहा था ना इंक्रीमेंटल डेप्शन है, वो लंबी कहानी बना के एंट्री याद करवाई थी, डेप्शन
बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट को बढ़ाना, रिटेंडिंग को बढ़ा लो, सरप्लस को कम करो, यहां से एंट्री सीखी थी। फिर आखिरी दिन एक बात ये भी की थी, कुछ बच्चे यूं भी कहते हैं और वो बिल्कुल सही कहते हैं कि इसका मतलब तो ये भी है, कह सकते हैं कि सारा रियलाइज नहीं रहा, पहले दिन 5 का रियलाइज था, अनरियलाइज था, 1 साल एसेट इस्तेमाल हुआ तो 1 साल तो रियलाइज कर नहीं लिया, इससे फायदा हमने, तो 1 साल का सरप्लस उठा के रिटेन अर्निंग में फेंक दो, ये रियलाइज ही बनाते थे। ओके जी, बहरहाल ये समझी हुई बात को मैंने तो असल में समझाना क्या था, समझाना तो मैंने ये था, ये 5 यहां पे भी नजर आएगा और यहां पे भी, ये तो समझाने की जरूरत नहीं थी मुझे जी। यस यस, इसीलिए तो अगला साल जबरदस्ती बनाया मैंने, अगले साल दोबारा रोज हो जाता है कोई और। फॉर एग्जाम्पल अगले साल 10 का सरप्लस और रोज हो गया, यहां पे 10 नजर आएगा, वहां से 4.3 में 10 ऐड होगा, 10 ऐड होगा, तो यहां पर फिर इस साल के एंड का जो ट्रांसफर होगा अगले साल में वो सिर्फ इधर नजर आएगा, और रोज ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ वहां पे प्रेजेंट होता है। ये समझो, ये देखो ना, ये देखो गाड़ियां, अगले साल कुछ होता तो ओपनिंग इधर आना रहा होता भाई, वो फॉर द ईयर बनता है, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है भाई, ये फॉर द ईयर एंडेड बनती है, फॉर द, यहां से प्रेजेंट किया, ले गए यहां पर, अब इसकी पिटाई करेंगे इधर ही रहते हुए। ये मैं आपको सिखाने लगा था कि असल में ना थोड़ा सा, अब चलो बात इतने तक आ ही गई है तो अगले टॉपिक की तैयारी भी साथ ही। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में क्या कहा था मैंने, हम सिर्फ इन्हीं लेजर्स को, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, यानी जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो इक्विटी के आइटम्स हैं, इधर देख ले यार, जो इक्विटी के आइटम्स हैं उनको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। क्या मतलब, शेयर कैपिटल का अकाउंट याद है क्या होता था उसमें, ओपनिंग, फिर अगर घर से आया है पैसा मजीद तो वो ले लेते थे हम, क्या, कैश, जिसको शेयर इशू कहते हैं, ठीक है ना, और फिर क्लोजिंग, यही होता था ना। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में करें, आपको ये तो नजर नहीं आ रहा, मैं याद ही नहीं रहा, कोई गल नहीं, रिटेन्ड अर्निंग से सामने पे है, ओपनिंग बैलेंस किसी भी साल का बनाओ, इसका बनाओ, इसका 20 का ओपनिंग बैलेंस, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड जो भी है, ये आ गया, डिविडेंड नहीं, वो भी नहीं, वो बाद में, डिविडेंड माइनस होगा और ये क्लोजिंग पड़ा होगा, ऐसे, ठीक है, समझ गए, ये क्या है बस उसका। अब जरा डायरेक्ट यहीं पे ही सोचेंगे, ये जो प्रॉफिट आया ये यहां से निकला 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 निकला, निकला और यहां पे पार्क हो गया, समझ आ गया, इनकम स्टेटमेंट से निकल कर आया। ओके, अब ये लेजर नहीं बन रहा, लेजर को बाईपास करके आया। ओके, ऐसे ही ये 5 का सरप्लस निकला 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 और रियल सरप्लस के अंदर आ गया 5, ठीक है, ओपनिंग 0 था, सिर्फ इसी का हमें पता है ना। ओके, अब जिस साल में ये अरोज हुआ उस साल में तो कुछ ट्रांसफर हुआ ही नहीं, यहां पे लिखा जाता है ट्रांसफर्ड लिखा जाता है, ठीक है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ था 19 में, ठीक है। अब बनेगा 20 का साल, ये समझ आ गया, अरोज हो गया, प्रेजेंट हो गया। अब जब 20 का साल आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग, बाकी सब वैसे ही। अब इस साल में अरोज कोई नहीं होगा, जो ट्रांसफर है वो यूं कहेंगे, यहां से निकालो यहां पे फेंक दो, उधर तो गया ही कुछ नहीं, ये तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन विद इन इक्विटी हमने मूवमेंट शो की। ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जिस दिन ये सरप्लस अराइज होगा उस दिन इसको, सिर्फ उस साल में इसको यहां प्रेजेंट करके स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर इसके अपने रेलेवेंट कॉलम में ले आएंगे, रेलेवेंट लेजर में ले आएंगे। उसके बाद जो इसकी पिटाई है ट्रांसफर करने वाली वो यहीं पर रहते होगी, रिटेन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, रिटेन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, हर दफा ये करते थे, हर दफा ये एंट्री करते थे ना, तो ये ऐसे ही खत्म होता जाएगा, उधर इस एंट्री पे दोबारा नहीं जाना। लेकिन इतनी बात आगे थी ही नहीं, बात तो यहां पे खत्म हो रही थी हमारे सवाल की, सिर्फ 5 नजर आ रहा था, ये समझ भी आ रहा था, लेकिन ये 5 समझ नहीं आ रहा था कि यहां क्यों आ रहा है। इसको समझाने के लिए मुझे ऊंट को रिक्शे में बिठाना पड़ा। तो कहां रखते हैं अनरियलाइज्ड रिटेन सरप्लस, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहां रखते थे इसको, पहले कहां रखते थे, कहां रखते थे, पहला लेक्चर याद है, रियल स्टार्ट की थी, लिया था, एग्जांपल ली थी मैंने, वो ओपन करके देखो, हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहां रखा था, हमने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस में तो रख नहीं सकते, तो कहां रखेंगे, रियल सरप्लस में, लेकिन रूट यहां से करा दिया। और इसको भी क्या कहा जा रहा है, अकाउंटेंट्स कहते हैं दिस इज इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज इनसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको अकाउंटेंट्स कहा करते हैं दिस इज आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, बात समझे हो। ये रियलाइज्ड प्रॉफिट है ही नहीं, वरना इसी के अंदर ना लिख लेते, इसलिए तो अलग लिखा है ओसीआई, जस्ट रूट करवाया। हाँ बोलो बोलो बोलो। जैसे मतलब यहाँ पे डिबेंचर सरप्लस क्रेडिट करके मतलब डेबिट करके हमने लॉस में डाला, जैसे हमने ट्रांसफर 0.7 किया तो वो भी ट्रांसफर में ही आएगा। किस में देखिए मतलब 2021 यार, वो जब आएगा तब देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे, ये आ रहा नहीं, ये देख लो, पहले समझ नहीं आ रही बच्चों को। हाँ जी, कितने बच्चों को अभी शायद फोटोग्राफर हो, कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछो। हाँ जी, नहीं वो कहीं नहीं जाता, मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, लो वो समझाऊंगा समझने इक्विटी के अंदर, कहीं नहीं गया, ठीक है। यहां पर हम
प्रॉफिट भी लेकर जाते हैं, समझो ऐसे लिख लो, आज बचपन है ना, अभी प्रॉफिट फॉर द ईयर इधर आ जाता है और रीवैल्यूइंग सरप्लस तो इधर आ जाता है। ठीक है, ओके, हाँ, जरा फनकारी ना दिखाओ जी। क्वेश्चन ताकि किल कर दूं यहीं पे फिलहाल क्वेश्चंस को। ये काम हमने करना है, ये हमारा टॉपिक है, 5-6 दिन लगाने हैं, उसमें रीवैल्यूएशन वाले एसेट्स आएंगे। ये फिर भी रिक्वायर्ड नहीं होगी, एक आध दो बार फिर मुझे ये बनानी पड़ेगी ये प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन रिक्वायरमेंट होगी। ये सरप्लस आएगा, ट्रांसफर सिर्फ यही नजर आएगी, फॉर द ईयर सिर्फ वहां नजर आया करेगा। ये रिपीटेडली बात होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं आज सोच के आया था, मैंने ये समझाना है। क्वेश्चन पूछें, कंफ्यूजन तो पूछें। कंफ्यूजन है कोई, है तो शर्म ना करें, पूछ लें आज, अगली बार मुश्किल है फिर इतनी तस्वीर से बात होना। अब मैंने इसको मिटाना भी है, तस्वीर बना लो। मिटाना किसको है, सिर्फ इसको मिटाना है। मुझे ये चाहिए जगह भाई, मेरा सवाल चल रहा था क्या हो गया, इनकम स्टेटमेंट आनी है मेरी इधर, क्या हो गया, हद हो गई, बैलेंस शीट आनी है। हाँ सिर्फ ये, वो पतला बना रहेगा, वो बना रहेगा। ये वाली बात, सिमिलर बात इंशाल्लाह 2 से 3 बार और होनी है, और कमिंग डेज में ही होनी है। जी बेटा, थोड़ा और कितना एक्सप्लेन करूंगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन करो ना यार, मसला क्या है, ये क्या बात एक्सप्लेन कर दो। मैंने 5 को एक्सप्लेन करने के लिए पौना घंटा लगाया है। पांच को ये एंट्री है, रीवैल्यूइंग सरप्लस एसेट डेबिट रीवैल्यूइंग सरप्लस क्रेडिट, वही एंट्री है। वो अगले साल होगा, इस साल हुआ नहीं था 19 में, 19 में हुआ नहीं था, आखिरी दिन रीवैल्यू हुआ था। जो ट्रांसफर की एंट्री है वो जबरदस्ती मैंने फिर 20 का साल बनाया इसमें वो करने के लिए, ताकि मैं ये शो कर सकूं 0.7, वो एंट्री अगले साल हो रही है। जी क्वेश्चन पूछो ना आप, तुमने पूछा रीवैल्यूइंग सरप्लस एक्सप्लेन करने, मैं शुरू हो जाता फिर तो स्पेसिफिक क्वेश्चन किया करो। जी भैया वक्त ये भी तो 2 जगह पे शो हो रहा है चंदा। ठीक, देखो क्लोज करते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो प्रॉफिट या लॉस होता था कैपिटल में, ठीक है, फिर बड़े हुए हमने कहा कैपिटल को अलग करो, रिटेन अर्निंग को अलग करो, तो प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग में क्लोज करने लग गए। प्रॉफिट आज भी रिटेन अर्निंग में क्लोज होगा, लेकिन जो अनरियलाइज्ड है ओसीआई से प्रेजेंट तो करना है ना, फॉर द ईयर कितना आया, बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग पड़ा होता है। अब बैलेंस शीट के अंदर 4.3 नजर आ रहा है 20 में, यहां पता लग रहा है इस साल कोई नहीं आया, पुराना ही है जो कम हो रहा है, तो प्रेजेंट तो करना है ना। तो भाई ये इधर पार्क किया, ये इधर, बल्कि इसको छोड़ के ना जरा 1 मिनट, ये सबने तस्वीर बना लिया ना, ये मैं कहता हूं जरा इसको हटा के ना डायरेक्ट भी देखना शुरू करो। पहले साल की बात करते हैं, पहले साल की बात, फिगर्स होती है ना, सवाल में आएंगी फिगर्स। जी इस 19 के साल की बात करें, ये प्रॉफिट आया, चल भाई ये ठीक है, ये पहुंच गया, ये देखो पार्क हो गया इधर, फिर ये 5 निकला यहां से, इसने कहा जरा रास्ता देना भाई, ऐसे जाना है मैंने, और यहां पे आकर ये भी ठीक है। अब ये क्लोजिंग में 5 आ रहा है, वो तो पता नहीं कितना है। अब ये अगले साल ओपनिंग बनेगा तो ट्रांसफर की एंट्री होगी, सिर्फ इस अकाउंट में से माइनस करके इस अकाउंट में ऐड कर देंगे, यहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं करेंगे। थोड़ी और बेहतरी आई। बहरहाल ये काम हमने मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार तो और डिस्कस होना है, लेकिन ये बहुत जरूरी था। आज की डिस्कशन होगी तो ही कल कम डिस्कशन होगी ना भाई, ये जब भी होनी है इसने ऐसे ही होना होता है। इसलिए माजरत के साथ अगर आपको परेशानी हो रही है कि ये क्यों बताया गया, ये भी जरूरी है बताना। मेरा एक पूरा टॉपिक है स्टेटमेंट गुटी का, उसमें भी ये जरूरी है, और आप देख ही रहे हैं इसके अंदर भी ये जरूरी था। सही है, नेक्स्ट देखेंगे यार, रेक्टिफिकेशन जो कोई फर्क नहीं है, दिल तो मेरा उसी का ही वैसे, लेकिन इंट्रो प्लस R1 वाले जो आ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ज्यादा जरूरी है। तो बहरहाल मिटा दूं भाई, ये सब फारिग फजूल चीजें मिटा दूं। लो भाई, हमारे सवाल के अंदर तो सिर्फ ये चाहिए था, ठीक है, ओके। और ये आना था बस, स्पेशलाइज्ड व्हीकल का। इधर देखो 18 में था कोई नहीं, और 19 में 5 का आया था। अब ये आपको पता होना चाहिए, इतनी लंबी डिस्कशन के बाद, ये 5 क्लोजिंग में 5 ही क्यों पड़ा है। अगर ये स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन होती और 5 आता, ठीक है, तो ये 5 यहां पर तो 5 ही होना था, यहां पे कम हो जाना था, ठीक है ना। बातें कुछ कुछ अब समझ आने लगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। हाँ, ये कुछ कुछ ही समझ आती है, आहिस्ता आहिस्ता 2-3 बार हो तो फिर ऐसे यस हो जाता है काम, ठीक है ना। चले, मैं नहीं घबराता बच्चे को मुश्किल बात समझाने से, समझ आ गई ठीक नहीं, फिर समझा देंगे। ओके, सही है जी। चलें जी, ये हमारा स्पेशलाइज्ड व्हीकल हो गया। अब इसमें और कुछ भी नहीं है, बल्कि पता नहीं इससे आगे कहां पे चले गए हम। ये मिटा रहा हूं अब।
ये जबरदस्ती वाला साल, ये एंट्री समझ आ गई। अब जब अरोज होगा तो याद रखना जिंदगी में, जब अरोज होगा तो रिवेंस सरप्लस इन ओसीआई, रिवेंस सरप्लस यहां लिखा हो ना, अरोज हो जिस साल सरप्लस आए, आपको ये परेशान कर रही है ना चीज ऐसे, अब ठीक है। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट जब अरोज हो, और जब ट्रांसफर हो तो रिवेंस सरप्लस डेबिट इन ओसीआई ना करना, ओसीआई में नहीं करते हो हम, वो हम चेंज इन इक्विटी के अंदर जहां पे पड़ा होता है। क्लियर है ये बात? तो जिस दिन अरोज हो तो रिवेंस सरप्लस इन ओसीआई, पहली बार लिखा मैंने क्योंकि ये लफ्ज लिखने के लिए मुझे ये टाइम चाहिए था, वो टाइम आपको पता है पीछे अभी तक मिला ही कोई नहीं था, किसी अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था, तो वक्त आ गया, टेस्ट में आ गया, मजबूरी है समझाना है, 5 कैसे आया समझा दिया। अब इसको बार बार 2 से 3 बार आगे देखेंगे तो इंशाल्लाह ये बात पक्की हो जाएगी, बात समझे हो? ठीक है ना? तो जिस दिन अरोज हो, जिस साल में अरोज हो, रिवेंस सरप्लस इन ओसीआई लिखना, लिख लेना, ठीक है, एंट्री में भी अपने समझने के लिए। और जिस साल में अरोज नहीं हो रहा, जस्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर ओसीआई नहीं लिखना। क्लियर है ये बात? इसीलिए आपको 5 नजर आया है 19 में। आई विश के 19 और 20 बनवाता, तो 20 में ये 5 ना आता तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, क्लियर है? लेकिन तो मेरी विश है ना। ओके, अच्छा जी, ये दोबारा लिख दूं एंट्री से, सही समझ आ गई? चले, ओके जी। स्पेशलाइज्ड व्हीकल इज ओवर। अब आप ये देख लें कि येलो फिगर्स कौन कौन सी आ रही हैं। डेप्रिसिएशन 34-32 सोल्यूशन में देखें तो आप अपने में भी देखें, 34-32 ही आ रहा है, और फिर येलो आ रहा है रिवैल्यूएशन लॉस या सरप्लस 17 और 15, 17 नेगेटिव 15 पॉजिटिव। बैलेंस शीट में आए तो 5 का सरप्लस नजर आ रहा है क्लोजिंग में, बोलो, और रियल सरप्लस, ये क्या हो गया? अच्छा ये ओसीआई था, सॉरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस था, मैं समझा शायद, इसको स्मार्ट करें ताकि एक बार एक शक्ल में नजर तो आए सामने जी। ये है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, तो ये 5 का सरप्लस ओसीआई में शो किया हमने, और क्लोजिंग में भी ये 5 ही पड़ा है। आपको परेशान करती ये बात घर पे इससे कि आपको यूं लगता ये क्या, यहां पे भी आ रही है डबल एंट्री, तो एसेट डेबिट सरप्लस, तो ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो क्रेडिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही थी। अब कुछ समझ आया, तो हम प्रेजेंट करके वहां पे ले गए इसको। क्लियर है ये बात? और बैलेंस शीट के अंदर 302 और 290 का एसेट नजर आ रहा है। क्लियर है ये बात? कोई मसला? डन? चलें आगे। चलो आगे तो सब आसान है। डीएल सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अ रिमोट एरिया एट अ कॉस्ट ऑफ 280। ठीक है, तो वापस ले आए ना, सवाल में जितनी की जरूरत थी, बहुत ही आगे निकल गए थे हम, बहक गए थे हम बात समझने के चक्कर में, पता नहीं कहाँ निकल गए थे। आगे समझ, कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई है? ओके, कितने बच्चों को जरा ऊंचा हाथ खड़ा करें, मुझे समझ नहीं आ रही, कितने बच्चों को समझ आ गई है ये बात? कितनों को बिल्कुल ही नहीं आई? ओके, होप फॉर द बेस्ट, 2-3 बार और देखेंगे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी, मतलब दिल टूट गया, बिल्कुल कुछ थोड़ी तो आई, कितनी तो आई होगी। अच्छा, ओके, डीएल सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अ रिमोट एरिया एट अ कॉस्ट ऑफ 280। ये 2-3 बच्चों मुझे क्लास के बाद मिल लेना, कोई मसला शायद एक आधा ही अटका हुआ हो। आप लोगों ने क्वेश्चन ही किया, वैसे मैं 3-4 बार पूछा था, करना चाहिए। हो सकता है आपकी छोटी, आपको सारा सामने ना खुला हुआ था पूरा कैनवस, आपको समझ नहीं आ रही, आपने सवाल पूछना था, वो सवाल ऐसे तो जैसा उस भाई का था जिसने बोला तो ये कि 5 एक्सप्लेन करें, लेकिन बात निकली छोटी सी, तो क्वेश्चन किया करो। अब 2-3 बच्चे आप, उन्होंने मुझे परेशान कर दिया, माना कि बाकी 100 को समझ आ गई है, लेकिन 2-3 बच्चे तो है ना, वो भी ठीक है, वो मेरे ही बच्चे ने। डीएल सेटअप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन रिमोट एरिया एट अ कॉस्ट ऑफ 280। The plant has useful life of 8 years. The plant was purchased on Yakam January 18 and was available for use on 1st April 18. The commercial production started on Yakam June 18. इसको तो इग्नोर करो, Yakam अप्रैल से डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दोगे, और 280 इसकी कॉस्ट है। On Yakam July 18, DL received a government grant of 120 towards the cost of plant. The sanction letter states that if DL ceases to use the plant in remote area before 31 दिसंबर 21, DL would be required to pay the grant in full. ठीक है जी, कह दिया उन्होंने, लेकिन ऐसी कोई बात हमें नजर नहीं आ रही कि उन्होंने रोक देना है काम, इसलिए हम इसको यही समझेंगे कि इंशाल्लाह हम लगे रहेंगे यहाँ पे काम करने को। ठीक है, तो एसेट आना है 280 का, ठीक है, और ग्रांट आनी है 120 की। एसेट इन डेप्रिसिएट होना है 8 साल पे, ग्रांट में भी डेप्रिसिएट होना है, मतलब एमोटाइज होना है 8 साल पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि एसेट यकम अप्रैल 18 को और ग्रांट जो है वो यकम जुलाई को आ रही है, क्या करें? उसको भी अप्रैल से ही कर लेंगे, ताकि जैसे ही एसेट खत्म हो ये ग्रांट भी खत्म हो जाए, क्योंकि उससे रिलेटेड ग्रांट है। ठीक है ना, तो ये तो आसान काम था। अच्छा जी, ये ग्रीन आपका जो है ना, ग्रीन सारा एरिया, ये है आपकी गवर्नमेंट ग्रांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात हो रही है। ओके, ठीक है जी, नजर आ रहा है अब जी। प्लांट डेबिट
कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट, डेप्रिसिएशन 26 से डेबिट और डेफर्ड इनकम 11 से, डेप्रिसिएशन यानी प्लांट क्रेडिट कर देंगे, एक्यूमुलेशन क्रेडिट कर देंगे 26 से और डेफर्ड इनकम डेबिट करेंगे 11 से। ये है पहले साल की एंट्रीज, ठीक है। अब क्या है ये? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2018 की बात करें तो 200 कितने का आया था? 280 का आया था। और कितना डेप्रिशिएट हो गया? 26। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सब कुछ सोल्यूशन मौजूद है, साथ लिखने की जरूरत ही नहीं है। कितना जी? 26 लिख दूं? 26 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या एसिड डायरेक्ट कह दो क्रेडिट, कितना आ गया? 250, ठीक है, तुमने राउंड किया हुआ, सही हो गया। उसके बाद ये ग्रांट भी तो आई थी 120 की, तो ग्रांट नजर आएगी हमें नॉन करंट लायबिलिटीज में। आईकेएफ के 2 सवाल हैं जिनमें ग्रांट का इस तरह से जिक्र है एक्सट्रैक्ट्स में, और दोनों में ही आईकेएफ ने ग्रांट को नॉन करंट में शो किया होगा पूरे का पूरा, ठीक है। करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन उसने नहीं की। तो बहरहाल मैं तीसरा क्वेश्चन ये बना चुका हूँ, अब एक ही बार मैंने कहा 3-4 सवाल भेजता हूँ ना उनको, ठीक है, ताकि उनको जरा बाहर पड़े और जवाब जल्दी दे दें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो अलग होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल तो ये सोल्यूशन आईकेएफ का सोल्यूशन जैसा ही बना हुआ है, लेकिन आप इसको बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं और आपने किया भी होगा और बहुत अच्छा किया होगा, ठीक है जी। तो डेफर्ड ग्रांट है, ठीक है जी। और इधर देखो कितनी आई थी? 120 की ग्रांट आई थी। कितनी इनकम में चली गई? ग्रांट इनकम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जी, कितनी? 11 इनकम में चलेगी, पॉजिटिव मिक्स ही चल रहा है, कोई मसला नहीं, इनकम अलग खैर बस चलने दो, मैं कलर डिफरेंट करता पर वो भी भूल गया, चलने दो, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर मैंने ये वाला सोल्यूशन जो आप एक तस्वीर कहेंगे तो वैसे तस्वीर समझ नहीं आना, आपको अलग अलग कलर थोड़े बहुत शेड तो अलग नजर आएंगी सोल्यूशन में, मैं देख लूंगा। बहरहाल प्रिंट है किसी के पास सोल्यूशन का? चलें मैं देख लेता हूँ, नहीं तो हाँ ग्रुप में तो शेयर होना है, ग्रुप में तो कलर वाला ही शेयर होना है, ओके जी। और ऑनलाइन वालों को भी यही अपलोड होना है। डेबिट डेफर्ड ग्रांट, क्रेडिट इनकम कितनी रह गई? अच्छा हम क्या करते हैं 109 करके इसमें से करंट माइनस कर देते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन फिलहाल मैं करंट पोर्शन जो है वो माइनस नहीं कर रहा, आप कर लेना और उसको अलग लिखना, ठीक है। मुझे ये 109 ही लिखवा दो, पता है आपको क्या करना है। क्या करोगे आप? क्या करोगे? इधर देखो 200 किधर गया? कितनी ग्रांट कितनी? 120 बटा 8 कितना बनता है? बनता कितना है? 15, और ये 15 इधर नजर आएगा और बाकी उधर नजर आएगा, ओके। लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूं इसको आप खुद ही कर लेना, ओके। और सही है, और ये कम करके लिखें, ठीक हो गया। 16 में आए, 16 में क्या है? 16 में तो कुछ भी नहीं है। डेप्रीसिएशन कितनी आई? 35 की, 19 में डेप्रिसिएशन आ गई, तो जो हमारा प्लांट था वो अब 254 से मजीद 35 कम होकर 219 पे आ गया। और जो हमारी ग्रांट थी वो 109 से कम होकर कितना कम हुई? 15 की इनकम आई, वो बन गई हमारी 90। अब ये 94 में से आपने करंट को अलग कर देना, 109, अच्छा ये सॉरी 109 जी, कितना? ठीक है, अलग कर लेना आप, डन जी। नहीं ये तो आपको समझाने के लिए किए भाई, ये आपको समझाने के लिए, कहीं पे लिखा होता है एंट्रीज करो, ये सोल्यूशन में सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं ऊपर लिखना भूल गया, ओनली फॉर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। आईकेएफ ने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ था, अपने सोल्यूशन में डायरेक्ट ही फिगर्स लिखी हुई थी, ठीक है, ये आपकी सहूलत के लिए है। अच्छा जी, ग्रीन रिजर्वेशन एक्सपेंस 26 और 35 नजर आ रहा है आपको भी, देखते जाओ थोड़ा सोल्यूशन में उधर बोर्ड पे, ठीक है, 26 और 35। फिर इनकम्स में 11 और 15 और कुछ नहीं आया, और आगे हम बैलेंस शीट में डायरेक्ट, बैलेंस शीट के अंदर 108 की डेफर्ड इनकम, 109 और 94 ऐसा ही है, और पीपीई असल एसेट नीचे बन गए थे मुझसे माजरत, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्लांट आ रहा है 254 का और 219 का ऐसा ही है। अब रह गया एक एसेट और वो है हमारा वेयर हाउस, और उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रहा था और ट्रांसफर समेत हो रहा था। वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी 18, हमारे पहले साल के पहले दिन ये वेयर हाउस किराए पे दिया, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गया। प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ डीएल, ठीक है, सही है। अब अच्छा जी, फिर कहता है जी ऑन 1 जनवरी 18, यानी जिस दिन हमने इसको ट्रांसफर किया है, ठीक है,
द बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ ऑफ वेयर हाउस वॉज 80 एंड 16 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन की बुक वैल्यू भी दे रहा है और उसी दिन क्या है ना, बोलो, और उस दिन की रिमेनिंग लाइफ बता रहा है। फेयर वैल्यू ऑफ वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज। यकम जनवरी 18 की हमें चाहिए हमें, बोलो भाई। देखो ना, प्रीवियसली वॉज इन यूज, पीपीई में था, यकम जनवरी 18 को जा रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से IAS 40 कहेगा, IAS 16 से IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेगा भाई इसको रीवैल्यू करके दो, तो यकम जनवरी 18 की रीवैल्यूड अमाउंट हमें चाहिए। वो IAS 16 के अंदर रहते हुए वो उसको पहले करेगा रीवैल्यू। ठीक है, फिर वो ट्रांसफर करेंगे उस रीवैल्यूड अमाउंट को, जो उस दिन की फेयर वैल्यू होगी, उसको ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पीपीई क्रेडिट। ठीक हो गया। अब नीचे उसने बताया था कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रखते हैं फेयर वैल्यू पे, तो फिर हर साल के एंड की फेयर वैल्यू ओपनिंग फेयर वैल्यू से कंपेयर करके गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। दैट वाज वेरी सिंपल। ठीक है, ये तो सब मजे की बात है ना, कोई एक आधी चीज नहीं भी हुई थी। मेरे ख्याल में एक 5 रुपए, वो जो 5 की एंट्री है, सिर्फ वही बच्चों को नहीं, उन्होंने नहीं की होनी, बाकी तो सारा कुछ सही किया उन्होंने। और वो 5 के मैं कह रहा हूँ नंबर कटने कोई नहीं है, तो फिर तो विन विन सिचुएशन। बल्कि अब तो इतना सब कुछ सही नहीं कटेंगे जी, आपको खुद सोचना चाहिए था ना कुछ। अच्छा हाँ, वैसे नंबर नहीं होने चाहिए थे क्योंकि पढ़ाया नहीं हुआ। ठीक है ना, तो उसके नंबर एलोकेटेड नहीं है उसको। उसके अलावा तो फिर मेरा नहीं ख्याल सवाल के अंदर कोई इतनी जान भी थी। ठीक है, अच्छा चले देख लें इसको भी। ये जी हमारा ब्लू कलर आ गया। अच्छा, इसमें ना आई कैप और मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है सोल्यूशन में, मैं बता दूं। उनका कहना पहली बारी है, तंग है ना आप लोग, तो इस बात से तंग है आप लोग। ये देखें, ये है हमारा वेयर हाउस। ओके, यकम जनवरी 18 में बुक वैल्यू सवाल ने बताई थी, तो बोलो उससे पहले पीपीई में ये पढ़ा था। इधर देखो, हम 31 दिसंबर 18 पर जब आएंगे तो वेयर हाउस नामी कोई चीज नहीं पड़ी होनी, ऐसे ही है ना। इसलिए बैलेंस शीट में इसने नजर नहीं आना, यानी वेयर हाउस पीपीई नजर नहीं आना। ये वेयर हाउस होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब नहीं, ज्यादा कम बढ़ गया, अब ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो है नहीं। अच्छा, अब तकरीबन नजर भी आ रहा है। अब इस दिन की बुक वैल्यू हमें दी थी, उसने कहा इसी दिन क्या कर दिया हमने इसको ट्रांसफर। हमने कहा चलो फिर इसको फेयर वैल्यू पे लाओ, लेकिन कहां रहते हुए, IAS 16 में रहते हुए। कहां रहते हुए, ये IAS 16 वाली वर्किंग हो रही है। ठीक है, तो हमें बताया गया कि जी इसकी फेयर वैल्यू इस दिन है यकम 18 पे 104, हमने यहां पर लिखा 104 और 24 का सरप्लस आ गया। ठीक है, पहली बात तो ये है, इस सरप्लस की एंट्री क्या होगी जरा आप तो बता ही दो। नहीं 18 में है, पिछला साल कहां से है, ये यकम जनवरी 18 हमारे साल में है, 18 19 2 साल बनाने थे। एंट्री बोलो क्या होनी है। पहली एंट्री तो मुझे पता है आपने कर दी है, क्यूमुलेटिव डेबिट एसेट क्रेडिट, मैं वो नहीं कह रहा, वेयर हाउस क्रेडिट। ठीक है ना, मैं वो नहीं कह रहा, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। ठीक है, कर लेंगे आप। हाँ, वेयर हाउस डेबिट और रिवेंस सरप्लस क्रेडिट इन OCI। इतनी देर से यही तो खप रहा था, रिवेंस सरप्लस इन OCI क्रेडिट। इस साल में इसने क्या होना था, प्रेजेंट होना था प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है जी, 24। ठीक है, लेकिन इससे आगे के आई कैप के सोल्यूशन से मुझे इख्तिलाफ है। 24 का सरप्लस आ गया, मैंने आपको क्या बताया था, इसको पड़ा रहने देंगे। क्यों, क्योंकि एसेट तो अब रहा नहीं कि वो डेफिसिट हो तो साथ साथ करें। आई कैप ने क्या किया, इस सरप्लस को क्या किया, काम किया और 22/5 31 दिसंबर 18 पर ये सरप्लस का क्लोजिंग दिखाया और 21 दिखाया 31 दिसंबर 2019 पे। आपने नहीं किया, बहुत अच्छा किया, मेरे हिसाब से ये बात सही नहीं। ठीक है ना, 24 का सरप्लस जो 2018 के एंड पे पड़ा है 24, वो 19 पे भी सेम 24 ही आना चाहिए था। उसने तो 24 को भी कम करके 2018 के एंड पे 22 किया और फिर उसको अगले साल 19 के एंड पे करके 21 कर दिया। मैं इससे इख्तिलाफ हूं। ठीक है, तो बहरहाल पहले तो जरा देख लें इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में आपका ओहो ये भी चला गया साथ ही। इस दिन इनकम स्टेटमेंट में आपका ये 24 का OCI में प्रेजेंट होगा, 24 का OCI में प्रेजेंट होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये देखो, ठीक है, OCI में 19 में प्रेजेंट हुआ, 20 में कोई नहीं है। सही हुआ है ना, इधर नहीं था, इधर आ गया और मुझे अगला साल बनाना पड़ा था। ठीक है ना, लेकिन यहां पर नहीं है। ओके नेक्स्ट, लेकिन ये वाला आपको कॉन्सेप्ट सही समझा देता जो मैंने कहा, ये कॉन्सेप्ट सही समझा रहा है। क्या मतलब, 24 का सरप्लस अराइज हुआ, हो गया, प्रेजेंट भी हो गया। ठीक हो गया, यहां रखते हैं, प्रेजेंट भी हो गया। सही है। अब
ये एंड पे आए, पहले ये एंड पे, तो आई कैप ने क्या कहा, इसमें से ट्रांसफर करो, इसमें से ट्रांसफर करो थोड़ा सा, कितना सा ट्रांसफर कर दो, कितना सा ट्रांसफर कर दो, अभी भी नहीं आया यार, 1.5 ट्रांसफर करो। तो 1.5 ट्रांसफर की एंट्री, इस ट्रांसफर की एंट्री क्या बनती है अगर होता तो 31 दिसंबर, इधर देखो 31 दिसंबर 18 पर एंट्री क्या होती, रीवेल सरप्लस नॉट इन ओसीआई, ओके, और रिटेन्ड अर्निंग्स कितना 1.5, और ऐसे ही 31 दिसंबर 19 में यही एंट्री होनी थी जो उन्होंने की हुई आई कैप ने, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। बहरहाल ये रिटेन्ड सरप्लस इन ओसीआई सिर्फ एक ही बार नजर आया आपको, और वो कौन से साल में नजर आया, अभी मैं आपको दिखा के लाया, कौन से साल में नजर आया, ये देखो 18 के साल में, ठीक है। रिटेन्ड सरप्लस वेयर हाउस का 24 का नजर आया, फिर उसके बाद यहां नजर नहीं आया, लेकिन इसकी पिटाई जारी है, ठीक है। इसकी पिटाई कैसे जा रही है, इसको हमने 24 से पहले साल डेढ़ काम करके 22.5 लिखा, क्लोजिंग 22.5 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है, ठीक है। ये कहां पे हो रहा है, ये विद इन इक्विटी हो रहा है, विद इन इक्विटी हो रहा है, वहां पे प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक हो गया ना, सही है। लेकिन मैं इससे खिलाफ करता हूं, मेरे ख्याल में इसको 24 और 24 पर ही नजर आना चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब एसेट है ही नहीं तो फिर सरप्लस खुद ब खुद कैसे डेप्रिशिएट हो रहा है, सही है, ठीक है ना। चले जी, बहरहाल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, ठीक है जी। अच्छा इधर देखें, अब ये एसेट क्या हो गया, 104 पे आकर यहां से ट्रांसफर हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो फेयर वैल्यू तो हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। तो 104 यहां से डेबिट पीपीई क्रेडिट, ये कम यूनिट 18, फिर 31/18 की फेयर वैल्यू सवाल में क्यों बनती, पहले साल में लॉस आया, दूसरे साल में सरप्लस आया, तो दोनों साल के लॉस और सरप्लस को प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर देख लो। बैलेंस शीट में क्लोजिंग आएगा 96 और 115, ठीक है, ये देखो नजर भी आ रहा है 96 और 115 बैलेंस शीट के अंदर एसेट क्लोजिंग आ गया, और ये देखो 19 का गेन और 8 का लॉस नजर आ गया। क्लियर है ये बात, दस्तगिल लिमिटेड। अच्छा ये दूसरा सवाल है, ज्यादा ब्यूटीफुल था, नान आ गए, हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि शुरू कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि सवाल, दूसरा सवाल बहुत ब्यूटीफुल है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल ना अब सब बच्चों ने कल बड़ी लगाव से और बड़े ध्यान से करके आना है, ठीक है। ये बनी ईयर लिमिटेड, ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है, बनाने इसमें भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अल्लाह हाफिज।